नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? व्हाट इज अ सेल, सेल थ्योरी, overview of the cell, and then prokaryotic and eukaryotic cells. Okay, so we will be discussing in this chapter what is cell, then cell theory, then overview of a cell, then prokaryotic cell, then eukaryotic cell. So let's study this line by line. When you look around, you see both living and non-living things. Yes. So you must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is it that an inanimate thing does not have, which uh, which a living thing has. तो क्या मतलब डिफरेंस क्या है, इसकी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि जब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें जो बेसिक डिफरेंस आता है उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीजें हैं। एनिमेट और इनएनिमेट। इनएनिमेट मतलब, इनएनिमेट मीन्स नॉन लिविंग। यस, इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग। एनिमेशन होता है ना, एनिमेशन मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट्स। मूविंग मतलब मूविंग यानी जिसमें लोकोमोशन मूवमेंट होता है, जैसे हमारे अंदर, तो हम एनिमेट है, ठीक है, लिविंग है। तो ऐसा क्या है ऑर्गेनिजम्स में या लिविंग में जो इनएनिमेट में नहीं है, वाइस वर्सा? द आंसर टू दिस इज प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज द सेल। इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में वो एक सेलुलैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, सेल होनी चाहिए। तो सेल है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये एक दोबारा से यहाँ पर लिख रखा है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि द सेल इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वी कैन से ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सम आर कंपोज्ड ऑफ a single cell and are called as unicellular, while other are composed of more than one cells, group of cells, and those organisms are multicellular. So इस पैराग्राफ में हमारे पास क्या चीज समझने वाली आ रही है कि लिविंग और नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं वर्ल्ड में, उनमें जो बेसिक डिफरेंस आता है कि क्या ऐसा नॉन लिविंग के पास नहीं है जो लिविंग के पास है, जो उनको लिविंग बनाता है, तो वो क्या है? सेल है। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द सेल। तो ये जो सेल है ये इतना बड़ा रोल प्ले करती है कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएशन का पैरामीटर हम इसको समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ में इन्होंने कह दिया कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ये दो चीजें होती हैं, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। अब हम आ जाएं यहाँ पर, व्हाट इज अ सेल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या कैपेसिटी होती है उसकी बात हो रही है। हाँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या कैपेसिटी होती है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सबसे पहली तो बात ये हो गई कि उसमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, यानी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ क्या है बताओ जरा, क्या है एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ? ब्रीदिंग, डाइजेशन, यस, बिल्कुल, सारे जितने भी ये जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं यही है एसेंशियल फंक्शन। सो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर वहां पर सेल से कुछ बेसिक स्ट्रक्चर उसके पास है तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस यानी कि रेस्पिरेशन के लिए या डाइजेशन के लिए या एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए उसको किसी और पे डिपेंड ना रहना पड़े, किसी और यूनिट पे डिपेंड ना रहना पड़े। सो दैट्स व्हाई वी कैन से सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि कम से कम सेल तो चाहिए एक लिविंग एंटिटी को क्रिएट करने, मेंटेन करने में, सर्वाइव करने में हेल्प करने के लिए। सो अब यहाँ पर पहले साइंटिस्ट का नाम हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, और ये है एंटोन वॉन लीवेनहॉक। He for the first time saw and described a live cell, a live cell, ठीक है। यहाँ पर बात आ जाती है फिर किसकी? यहाँ पर हम कहते हैं सर रॉबर्ट हुक भी तो थे। मैं कहूँगा बिल्कुल थे, रॉबर्ट हुक थे, और रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल पे किया था, डेड, है ना, कॉर्क सेल पे किया था इन्होंने, कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया था। तो कॉर्क सेल्स जो होती हैं वो एक्चुअली क्या होती हैं? डेड होती है।
डेड सेल्स होती हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक का नाम जब आ रहा है तो यहाँ पर हम डेड सेल्स की बात कर रहे हैं, एंटोन वॉन लीeuwenhoek का जब नाम आ रहा है तो यहाँ पर हम एक्चुअली लाइव सेल की बात कर रहे हैं, ये डिफरेंस हो गया। दूसरे साइंटिस्ट का नाम आ जाता है फिर रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। लेटर ऑब्वियसली पहले सेल डिस्कवर होगी, पहले डेड सेल को ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद फिर लाइव सेल ऑब्जर्व हुई, उसके बाद फिर उस सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। जैसे कि हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बात को कि जब हम ग्रेजुअल एडवांसमेंट की बात करते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी में या साइंस में किसी भी फील्ड में, तो वहां पर जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें एक बार तो हमें पता चलता है कि धीरे धीरे चीजें डिस्कवर हुई, और उनके धीरे धीरे डिस्कवर होने के दो रीजन थे। एक तो एक्सप्लोरेशन करने के लिए कोई एक इंडिविजुअल साइंटिस्ट नहीं इन्वॉल्व हो सकता है कंप्लीटली, ठीक है, उसमें बहुत सारे माइंड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरा जो टेक्निक्स होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो टूल्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेनिंग टेक्निक्स की बात हो, चाहे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात हो, और डायग्नोसिस में चाहे हम एमआरआई की बात करें, सीटी स्कैन एमआरआई की बात करें, तो डिफरेंट जो एडवांसमेंट है जब वो होती जाती हैं तो उस रिलेवेंट फील्ड में भी डिस्कवरीज फर्दर होती जाती है। तो वैसा ये यहाँ पर इस पैराग्राफ में हम देख रहे हैं कि डेड सेल, लाइव सेल, उसके बाद फिर न्यूक्लियस, और उसके बाद फिर जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं वो डिटेल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के एडवांसमेंट के साथ हमें पता चला। सो व्हाट इज अ सेल में हमने ये पढ़ा। इससे पहले हमने पढ़ लिया लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। बेसिक सेल का डिफरेंस होता है, फिर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। व्हाट इज अ सेल में हमने कहा कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि कम से कम एक सेल तो होनी चाहिए, एक सेल्यूलर एंटिटी की रिक्वायरमेंट है सारी लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसका हो पाए इसके लिए। और फिर हमने डिस्कवरी के बारे में पढ़ लिया कि रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोन वॉन लीeuwenhoek, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को क्रेडिट जाता है जो डिटेल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज का। तो अब हम बात कर रहे हैं सेल थ्योरी की। यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस यस। 1838 की बात कर रहे हैं। मैथियस श्लीगन, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant। तो यहाँ पर हम श्लीगन की बात कर रहे हैं। क्या थे ये? जर्मन बॉटनिस्ट थे, तो जाहिर सी बात है प्लांट पर ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो यहाँ इन्होंने देखा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं, न केवल सेल्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, जिन्होंने टिश्यूज बना रखे हैं प्लांट्स में, ठीक है। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर श्वान, ये क्या थे? ब्रिटिश zoologist, studied different type of animal cells and reported that cells has a thin outer layer which is today known as the plasma membrane। इनके कंट्रीब्यूशन में एक और चीज आ जाती है, क्या कि थिन लेयर होती है एनिमल सेल के चारों तरफ, ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन था सबसे पहले, तो जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से हम जानते हैं। He also concluded based on his studies on plant tissues, उन्होंने प्लांट टिश्यूज पे भी स्टडी की और कहा कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स, यानी कि एनिमल सेल्स में जो थिन लेयर होती है उसको इन्होंने कहा कि वो प्लाज्मा, मतलब उसको उन्होंने कहा कि वो थिन लेयर है, जो आउटर लेयर है वो थिन है, जबकि प्लांट्स में जो आउटर लेयर मिल रही है एक्चुअली वो सेल वॉल होती है, जो हम आज सेल वॉल के नाम से जानते हैं, और ये प्लांट सेल्स में। So on the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of the cells। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या कि ये जो हाइपोथेसिस प्रपोज किया था ये श्वान ने किया था, ठीक है, ये हाइपोथेसिस श्वान ने प्रपोज किया कि जितनी भी एनिमल्स और प्लांट बॉडीज हैं वो अल्टीमेटली कंपोज्ड ऑफ सेल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, ठीक है, क्योंकि इन एनिमल टिश्यू उन्होंने एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड या इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, इंट्रा नहीं इंटरसेल्युलर फ्लूइड को भी ऑब्जर्व किया होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ सेल भी यहाँ पर इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड हुई, सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय श्लीगन एंड श्वान टुगेदर, द सेल थ्योरी। This theory, however, did not explain as to how new cells were found। ये मतलब डिवीजन कैसे होता है, नई सेल्स कैसे बनती हैं, ये इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया था। ये वाला पार्ट फिर आ जाता है नए साइंटिस्ट को क्रेडिट जाता है, दैट इज रुडोल्फ विर्को 1855।
इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ठीक है, नहीं 2019 का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि who was the scientist who said this? Okay, so omnicellular e-cellular किसने कहा? रुडोल्फ विर्को ने। He modified the hypothesis of Schleiden and Schwann to give the cell theory a final shape। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन का पॉइंट बन सकता है कि भाई फाइनल शेप किसने दिया? ठीक है, तो फाइनल शेप किसने दिया? रुडोल्फ विर्को ने। सेल थ्योरी इज अंडरस्टूड टुडे इज, अभी प्रेजेंट फॉर्म जो हम कह सकते हैं सेल थ्योरी के पोस्टुलेट जो है वो क्या है? पहला ये है कि all living organisms are composed of cells and products of cells, जैसे कि मेन सेल थ्योरी में दिया था। और दूसरा जनरलाइजेशन, वैसे तो और भी पोस्टुलेट्स हैं इसमें, ठीक है, लेकिन अगर हम मेनली कहें तो दूसरा जनरलाइजेशन इसमें क्या है? all cells arise from pre-existing cell। तो यहाँ पर रुडोल्फ विर्को का जो सेंटेंस है, यहाँ पर स्टेटमेंट हमने ऐड कर लिया, तो ये हो जाता है all living organisms are composed of cells and products of cells and all cells arise from pre-existing cells। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है सेल का। फिर ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। फिर सेल क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, फिर रॉबर्ट हुक की प्रोडक्ट ऑफ सेल्स जो इन्होंने लिखा है वो क्या ऑर्गेनेलीज की बात करी है? नहीं, सेल का प्रोडक्ट ऑर्गेनेलीज नहीं है, सेल का प्रोडक्ट ऑर्गेनेलीज नहीं है। ठीक है, देखो हम ये कह रहे हैं कि सेल का जो प्रोडक्ट है, सेल यानी कि सेल के जो सिक्रीशंस हैं, ठीक है, सेल क्या क्या सिक्रीट कर सकती है भाई? सेल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स सिक्रीट करती है। और क्या सेल सिक्रीट करती है? सेल एंजाइम सिक्रीट करती है, सेल हार्मोन्स सिक्रीट करती है। और ये जो इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स है, ये हमें पता है ना, ब्लड के एक्सचेंज में होता है, ब्लड के साथ एक्सचेंज होता रहता है इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। तो सेल के सिक्रीशन में हमारे पास जो एनिमल टिश्यू की बात अगर हम करें, एनिमल टिश्यूज की, तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिकली सेल प्लस इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स होता है, या ईसीएफ भी कह सकते हो, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है। ठीक है, जिसमें एंजाइम हो सकते हैं, हार्मोन हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और हमें तो पता है कि भाई इस केस में इन केस ऑफ एनिमल टिश्यू यहाँ पर एंटीबॉडीज भी तो हो सकती है, क्या होती हैं, है ना? एंटीबॉडीज होती हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर है ना? यस सर, ऐसा है। और यहाँ पर एक हार्मोन का नाम बताओ जो किडनी से निकलता है। कहाँ से निकलता है? किडनी से? किडनी के ऊपर से निकलता है एड्रेनलिन। किडनी के ऊपर से तो निकलता ही है, लेकिन किडनी से जो निकलता है, किडनी से कौन सा निकलता है? वैसो कंस्ट्रक्शन में काम आता है जो कुछ वैसो करके है उसका नाम। नहीं, वासोप्रेसिन तो बेटा वो तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात हो गई। अच्छा, वासोप्रेसिन तो उसकी बात है। रेनिन याद है? रेनिन, हाँ रेनिन याद है। रेनिन एक एंजाइमेटिक हार्मोन है। और इरिथ्रोपोइटिन याद है? इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन याद है, आगे से इरिथ्रोपोइटिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का रेनिन हो गया, और इरिथ्रोपोइटिन हो गया। तो कौन सा होता है? जो एल्टीट्यूड सिकनेस में जो आरबीसी के प्रोलिफरेशन को कॉज करता है। तो रेनिन हो गया, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम वाला, और इरिथ्रोपोइटिन हो गया जो कि इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करेगा। तो इस टाइप से सेल के सिक्रीशंस है एनिमल टिश्यूज की बात करें तो। फिर श्लीडन और श्वान की बात करें। श्लीडन वाज अ बॉटनिस्ट, श्वान वाज अ जूलॉजिस्ट। और श्वान ने हाइपोथेसाइज किया कि भाई सारे जो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो वो किस चीज के मिलकर बने होते हैं? सेल के। लेकिन वो सेल कहां से आती है वो नहीं दोनों बता पाए, तो इन्होंने एक चीज बता दी कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ आर मेड अप ऑफ सेल्स। रुडोल्फ विर्को ने इसमें एक स्टेटमेंट ऐड करके फाइनल शेप दे दिया कि ओमनीसेलुलर ई-सेलुलर, यानी कि ओमनीसेलुलर ई-सेलुलर यानी ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू यानी कि एक सेल में क्या मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी। हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात
बाद में करेंगे स्पेसिफिकली। अभी दोनों का कंबाइनली देख रहे हैं, हम ओवरव्यू देख रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें इसको। An overview of cell. You have earlier observed cells in an onion peel and or human cheek cells under the microscope. क्वेश्चन का पॉइंट यहाँ पर बन जाता है कि अगर आपको प्लांट में सेल देखनी है तो सैंपल कौन सा लोगे, अनियन पील, और अगर आपको ह्यूमन बीइंग में देखनी है तो जनरली कौन सा ले सकते हो आप, ह्यूमन चीक सेल्स। चीक सेल्स यानी बाहर नहीं, अंदर का स्वैब लेते हैं वो। ठीक है, लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। सर तो अंदर से कैसे निकालते हैं, कॉटन बड में आ जाती है? नहीं, कॉटन बड नहीं, मतलब मैं तो एक एग्जांपल दिया कि जैसे स्वैब लेते हैं वैसे, लेकिन वहां पर एक पिन होती है, पिन से जो है ना, जैसे आप खुद भी कर सकते हो ना, यू कैन डू दिस। आप थोड़ा सा उसका पोर्शन जो है, अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है तो दांतों से थोड़ा सा पोर्शन उसका ऐसे हटा सकते हो, ले सकते हैं। हल्की सी पिन होती है, वहां से ऐसे निकाल लेते हैं। ये पेनलेस होता है, इसमें जैसे हमें कोई पेन नहीं होता, जैसे अपने आप करते हैं वैसे। Let us recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall. Distinct cell wall, जैसा कि ऊपर अभी हमने देखा कि थियोडोर श्वान ने बताया कि भाई सेल वॉल नाम की एक बाउंड्री होती है, थिक होती है प्लांट सेल्स के ऊपर, as its outer boundary, and just within it is cell membrane. तो अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वहां पर आउटर में सेल वॉल और अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, जबकि cells of the human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell, and only envelope of the human cells is what, plasma membrane. Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. चाहे वो हम मतलब अनियन पील की बात कर रहे हो या ह्यूमन चीक सेल्स की बात कर रहे हो, वहां पर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा ही, जिसको हमने कहा है न्यूक्लियस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम ओवरव्यू ऑफ सेल की बात कर रहे हैं और हमने कहां से शुरुआत की, हमने अनियन पील और ह्यूमन चीक सेल से बात की। हमने अनियन पील और ह्यूमन चीक सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर की बात हो रही है। यानी कि अब तो हम जानते हैं, ठीक है, क्या कि हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की। यहाँ पर this nucleus contains the chromosomes which in turn contain the genetic material. इस न्यूक्लियस में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए। ठीक है, cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic. यानी न्यूक्लियस इज अ मस्ट कंडीशन, वहां पर न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, बस बात है कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगी, यूकैरियोटिक सेल, और अगर नहीं है तो हो जाएगी प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स called cytoplasm occupies the volume of the cell. इनके कहने का क्या मतलब है, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा है कि भाई हमारे पास जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हमने सेल मेम्ब्रेन कह दिया, उसके बाद एक डेंस स्ट्रक्चर वहां पर होता है जिसको हमने न्यूक्लियस कह दिया, और ये जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय साइटोप्लाज्म। ठीक है, Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state. मैं अब आ जाता हूँ बायोमोलिक्यूल पे, इसके बाद वाला चैप्टर है, लेकिन आप लोग फैमिलियर हैं इसलिए मैं बोल देता हूँ इसमें कि cytoplasm is the actual site of what, metabolic reactions, and we know very well what, that metabolic reactions maintain what, the living state. Yes, got this? चलिए, beside the nucleus the eukaryotic cells, beside the nucleus the eukaryotic cell have other membrane bound distinct structures called organelles. अब organelles क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस के अलावा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो, फॉर एग्जांपल द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल।
द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। अब यहाँ पर डिफरेंस के पॉइंट आते जा रहे हैं। पहले हमने कहा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें नहीं होगी, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, लैक, उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कह सकते हैं। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स। अब यहाँ पर एक और बात हो गई कि अभी ऊपर कहा कि बिसाइड न्यूक्लियस जो यूकैरियोटिक सेल में अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम ऑर्गेनली कहते हैं। ऑर्गेनलीज की क्या हो गई डेफिनेशन। लेकिन फिर हम क्या कह रहे हैं, राइबोसोम जो होते हैं वो राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज फाउंड इन ऑल सेल्स, यानी कि ये कोई डिफरेंस का पॉइंट नहीं हुआ, ये कोई डिफरेंस का पॉइंट नहीं है। प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स पाए जाएंगे। Within the cell, ribosome are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles। अब लोकेशन बता रहे हैं, ठीक है, कि राइबोसोम ऐसा नहीं है कि केवल साइटोप्लाज्म में मिलेगा। राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अलावा और कहां मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट में, as well as on rough endoplasmic reticulum। on within two organelles, within two organelles कौन-कौन से, within मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, and on, यहाँ पर within और on की बात है बेटा। within में तो दो ऑर्गेनल आ गए, पहला क्या आ गया क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्या आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, और on में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER कहते हैं, ठीक है। Animal cell contain another non-membrane bound organelle called centriole which helps in cell division। यहाँ पर ध्यान देंगे किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल सेल की। अब यहाँ एनिमल और प्लांट सेल में भी डिफरेंस आ गया, ऊपर सेल वॉल का ही डिफरेंस था, अब यहाँ पर सेंट्रियोल का डिफरेंस आ गया। सेंट्रियोल होता है यहाँ पर जो किसमें हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है, तो सर प्लांट सेल डिवाइड नहीं करती, क्या करती है, उसमें सेंट्रियोल नहीं होता क्या, हाँ नहीं होता, तो कैसे, वहां पर स्पिंडल ऑर्गेनाइजर रीजन्स होते हैं, स्पिंडल ऑर्गेनाइजर रीजन्स होते हैं जहां से स्पिंडल फाइबर का सिंथेसिस होता है और वहां से स्पिंडल फाइबर बनते हैं। सर इन्होंने नई वाली में सेंट्रियोल की जगह सेंट्रोसोम लिखा हुआ। हाँ सेंट्रोसोम भी कह सकते हो बेटा, सेंट्रोसोम भी कह सकते हो। यहाँ पर हमारे पास ये 90 डिग्री पर दो सेंट्रियोल हो गए, और ये जिस जेली लाइक मैट्रिक्स में होते हैं, ठीक है, इस जेली लाइक मैट्रिक्स को इंक्लूड करते हुए इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर हमें कुछ बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम। इसमें ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं सेंट्रियोल, और ये क्या है, ये है जेली लाइक मैट्रिक्स। सर इसमें एनिमल सेल बोलने का मतलब यूकैरियोटिक? हाँ बेटा, एनिमल सेल यूकैरियोटिक होती है, प्लांट सेल नहीं जैसे उन्होंने बोला ना एनिमल सेल मतलब प्रोकैरियोटिक में भी होता है क्या ये? नहीं बेटा, नहीं हम तो अब एक स्टेप आगे आ गए ना, हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से थोड़ा आगे आके अब हम प्लांट और एनिमल की बात है ना, तो ये ऑब्वियस हो गया कि प्रोकैरियोटिक में तो नहीं ही होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक में से किसमें होता है, एनिमल सेल में होता है। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। अब यहाँ पर हम साइज, शेप और एक्टिविटी की बात करें उससे पहले एक बार देख लीजिए। सर ये डिवीजन में हेल्प करते हैं, ठीक है। कौन, सेंट्रियोल? हाँ ठीक है। हाँ, तो प्रोकैरियोटिक भी तो डिवाइड होता है, फिर वो कैसे होता है जब ये उसमें नहीं होता? अरे अभी हमने क्या कहा, प्लांट सेल की बात की ना, कि भाई प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल में वो स्पिंडल ऑर्गेनाइजर रीजन्स होते हैं जहां से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सेंट्रियोल होगा तो ही हो सकता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, कहाँ, यूकैरियोटिक सेल में, जिससे रेस्पिरेशन हो पाता है, और क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो पाता है ना, हम बोलते हैं। तो इसी तरीके से तुम वहां पर भी तो क्वेश्चन कर सकते थे, वहां पर भी तो एक क्वेश्चन आता है कि सर प्रोकैरियोट्स में भी तो हमने पढ़ा है कि फोटोऑटोट्रॉफ होते हैं, है ना, तो वहां पर कैसे होता है, तो ये भी तो एक क्वेश्चन हो गया। तो डेफिनेटली वहां पर इसकी जगह कुछ ना कुछ होता है, जैसे कि हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीसोसोम होता है वहां पर, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह वहां पर मीसोसोम होता है। इसी तरीके से वहां पर डिवाइड करने के लिए
हमें किसकी जरूरत नहीं है, स्पिंडल फाइबर की। स्पिंडल फाइबर की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं है, तो अभी धीरे धीरे चैप्टर में आगे बढ़िए तो आपको पता चलेगा कि वहां क्रोमोसोम ही नहीं होते। तो जब क्रोमोसोम है नहीं तो उनको पकड़ने के लिए स्पिंडल फाइबर की जरूरत ही नहीं है वहां पर। ठीक है, ऐसा है। मतलब क्रोमोसोम नहीं है यानी कि वैसे हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम जैसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वहां पर क्रोमेटिन थ्रेड होता है, न्यूक्लियोइड जिसको बोलते हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल बहुत ही सिंप्लीफाइड होता है, ऐसा है। तो रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल बॉडी है तो आराम से वैसे ही डिवाइड कर जाएगी। जी सर। तो ये हो गया लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग देख लिया हमने। फिर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने उसके बाद पढ़ा कि सेल एटलीस्ट होनी चाहिए, और सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। एंटोन वॉन लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, फिर श्लीडन श्वान और रुडोल्फ विर्को के बारे में पढ़ लिया हमने। ओवरव्यू ऑफ सेल में हमने देख लिया कि प्लांट सेल के चारों तरफ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन ही होगी केवल। डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस होगा प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों के अंदर, जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। अब प्रोकैरियोटिक पीकेईके की बात हो गई, ईसीपीसी की बात हो गई कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिसिंग होती है, साथ ही साथ ऑर्गेनल्स भी मिसिंग होते हैं। ठीक है, लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। फिर राइबोसोम का बताया कि राइबोसोम प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सब में होगा, लेकिन बस बात यह है कि राइबोसोम के अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। फिर एनिमल सेल की बात की तो सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, जैसा कि तुमने बताया कि नई एनसीईआरटी में सेंट्रोसोम है, तो सेंट्रोसोम, हाँ नई एनसीईआरटी में सेंट्रोसोम लिखा हुआ, तो सेंट्रोसोम यहाँ पर नहीं होता है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में होता है। फिर सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज एंड शेप एंड एक्टिविटीज, यहाँ से हम लोग अब फिर से रिज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोप्लाज्मा, अब हम कह रहे हैं कि सेल्स के जो शेप है, साइज है और सेल की जो एक्टिविटीज हैं ये कॉमन नहीं है, ये हमेशा सेम नहीं रहती हैं, ये अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पर क्वेश्चन का पॉइंट आ जाता है माइक्रोप्लाज्मा, ये क्वेश्चन का पॉइंट हो सकता है। माइक्रोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल्स ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, इसका डायमेंशन भी दिया हुआ है। जबकि बैक्टीरिया की बात करें हम तो बैक्टीरिया होते हैं 3 से 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट आ गई बात, स्मॉलेस्ट का नाम आपको पता चल गया। फिर बैक्टीरियम का जनरल जो शेप, जनरल जो साइज होता है वो पता चल गया। फिर लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है ऑस्ट्रिच एग। ओके, among multicellular organism human red blood cells are about 7 micrometer in diameter, ये तो आप जानते ही हैं। आरबीसी की बात हो गई यहाँ पे।